के सोर्सेस कौन कौन से हैं? अब करंट जब फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो करंट फ्लो नहीं करता। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा करंट की अमाउंट ज़्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट की अमाउंट कम होगी। तो अगर हमने सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया तभी करंट की वैल्यू मेंटेन रहेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होता गया तो ऑटोमेटिकली करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस गेन करने के लिए हमें मुसलसल सोर्स ऑफ करंट की ज़रूरत रहती है कि सोर्स ऑफ करंट हो तभी करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, एक मुसलसल करंट और एक जितना करंट फ्लो करेगा। तो उसके लिए कुछ सोर्सेज हैं। एक सोर्स आपकी बुक पे लिखा है जी सेल। अब सेल दो तरह के हैं, एक होता है जी प्राइमरी और दूसरा लिखा हुआ है सेकेंडरी। सेल प्राइमरी से मुराद जो चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंडरी सेल वो होता है जो चार्ज हो सकता है, ठीक हो गया ना। प्राइमरी सेल जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल जिसको चार्ज किया जा सकता है। मॉडर्न बैटरीज सेल्स हमें पता है वो हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने सेल जिस तरह के वो वॉल क्लॉक्स में हम यूज़ करते हैं उन सेल्स को हम चार्ज नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये दोनों तरह के सेल सोर्स ऑफ करंट हैं और सेल हमेशा करंट का डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है। यहाँ से मिलने वाला करंट हमेशा डायरेक्ट करंट होता है। आप 10th क्लास फिज़िक्स में सीख के आते हैं एक ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी हमेशा सेम रहती है उसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है, और एक ऐसा करंट जो अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज करता है दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, कि वो बार बार तब्दील हो रहा है। दूसरा जो सोर्स ऑफ करंट है दैट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। उर्फ आम हम इसको सिर्फ जनरेटर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर के अंदर एक कॉइल मैग्नेट के अंदर रोटेट करती है, रोटेट करने पर फील्ड चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। ये हमने पिछले साल 10th में ये बात सीखी थी कि जब भी किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो जाए तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है। तो जनरेटर के अंदर वही प्रिंसिपल है, और इस केस में मिलने वाला करंट हमारे पास हमेशा अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज करता है, रिवर्स करता है। तो असल में पोलैरिटी से मुराद ये है कि एक दफ़ा पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव का, फिर हाफ साइकिल पॉजिटिव का, फिर हाफ साइकिल नेगेटिव का। जबकि डायरेक्ट करंट के अंदर ऐसा नहीं होता। ये सपोज बेस लाइन है तो इसमें वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमेशा प्लस में ही रहती है, इसमें नेगेटिव में वैल्यू नहीं जाती। ये बेस लाइन है ज़ीरो वाली, जिस तरह हमने यहाँ पर ये ज़ीरो लाइन ड्रॉ की। नेक्स्ट चलें, तीसरा इसमें है थर्मोकपल्स। थर्मो मीन्स हीट, थर्मोकपल्स ये हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल्स दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर एनर्जी का चेंज कौन सा है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी मतलब आप यूँ कह लें कि इनके अंदर बेसिकली जो एनर्जी है वो कौन सी है, वो है केमिकल। इस केमिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब एक रिएक्शन होगा सेल के अंदर, जब सेल को हम बैटरी के टर्मिनल्स को सेल को ज्वाइन कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी अप्लायंस के साथ, तो उसी वक्त एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसी वक्त एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अगर आप मार्केट से न्यू सेल परचेज करें ना, तो उसके अंदर लिक्विड होगा, उसको आप तोड़ें तो उसके अंदर आपको लिक्विड मिलेगा। उसी सेल को यूज़ करें, यूज़ करने पर जब वो डेड हो जाए सेल, फिर उसको तोड़ के देखें, आपको उसी के अंदर पाउडर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन होता है जिसके बाद वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह के रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं? इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इन विच केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तो जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है? मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फ्यूल बर्न किया जा सकता है। असल में यूँ होगा कि फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल के पास केमिकल एनर्जी, फ्यूल बर्न कर होने पर हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हीट एनर्जी की मदद से उस कॉइल को हम रोटेट करवाएंगे। जब वो कॉइल रोटेट कर गई, तो रोटेट करते वक्त हीट किस में चेंज हो रही है? मैकेनिकल में। रोटेशन है काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो हिस्से होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, अब दूसरा तरीक़ेकार भी इसमें हो सकता है, जिस तरह हम जनरेटर यूज़ करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के ऊपर। हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि वाटर फ्लो करता है, वाटर टरबाइन को रोटेट करवाएगा। अब टरबाइन आगे कनेक्ट होती है उस कॉइल के साथ जो मैग्नेट के बीच में लगी हुई है। तो जब टरबाइन रोटेट करेगी तो वो मैग्नेट के अंदर कॉइल को रोटेट करवाएगी, और जब वो कॉइल रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इस केस में बनने वाला करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज करता है। थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये असल में ज़्यादातर डिटेक्टर्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर को रीड करने के लिए। अब होता यूँ है कि हम दो तरह की मेटल्स यूज़ करते हैं, एक जिसका हीट के लिए इफ़ेक्ट कम, दूसरा जिसके लिए हीट का इफ़ेक्ट ज़्यादा। अब दोनों के अंदर चार्जेस की मूवमेंट एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर मेटल के अंदर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, बाहर तो टेम्परेचर एक जैसा, लेकिन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो सेम नहीं होती। दोनों में जब थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल से दूसरी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। इसी मूवमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो इसे हम थर्मोकपल्स का नाम दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, और इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब ही करंट होता है। ठीक है, हो गया। ये हो गए 3 यूज़ इसके सोर्सेस करंट के। इसमें एक चौथा यूज़ भी है, दैट इज़ सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या काम करते हैं? लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं। लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आजकल सबसे बेहतर यही समझा जाता है कि हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, बिकॉज हमें पूरा दिन फ्री लाइट अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ सन। तो सूरज की मदद से हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा इनका जो फ़ायदा वो ये कि इस केस के अंदर जो पोल्यूशन है उसके चांसेस सबसे कम होते हैं। पोल्यूशन के चांसेस इस केस में भी बहुत कम है इफ़ यू आर यूजिंग द हाइड्रो पावर प्लांट्स और विंड पावर प्लांट्स। विंड पावर प्लांट्स के अंदर भी क्या है? टरबाइन नहीं घूमना है। हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर भी टरबाइन नहीं घूमना है, लेकिन विंड के केस में हवा घुमाएगी, और हाइड्रो पावर प्लांट्स के केस में वाटर उसको रोटेट करवाएगा। तो जब वाटर रोटेट करवा देगा, हमें सिर्फ़ और सिर्फ गर्ज इस चीज़ से है कि कॉइल रोटेट करें। वो कैसे करेंगे इट डजंट मैटर, लेकिन अगर हम जनरेटर के अंदर यूज़ करें किसी फ्यूल को, तो फ्यूल की बर्निंग पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होती है। फिर उसमें आपने पढ़ रखा है कि जब फ्यूल बर्न करता है, पोल्यूशन के साथ साथ स्मोक के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड डे बाय डे हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती चली जा रही है। नेक्स्ट, अब ये हो गए सोर्सेज। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? हमने ये देखना है कि करंट के इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। मतलब जब करंट डिफरेंट
ऑब्जेक्ट में से या डिफरेंट कैटेगरीज में से हम पास करवाएंगे तो वो किस किस तरह का इफ़ेक्ट रखता है। अब अगर करंट को हम किसी सॉल्यूशन में से पास करें तो करंट उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस को मूव करवाना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि आयनिक करंट डेवलप हो जाता है। सेम इसी तरह जब करंट को हम किसी कंडक्टर्स में से पास करवाते हैं तो कंडक्टर में से पास करते वक्त करंट का सबसे पहला इफ़ेक्ट जो हमें मिलता है दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ हीट। उसको हम नाम देते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट। ये करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट कहाँ से आता है? तो करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट कुछ यूँ है कि जब हम इसे किसी कंडक्टर में से पास करवाते हैं ना, तो कंडक्टर के अंदर बच्चे होते हैं मेटल्स के होते हैं एटम्स, और एटम्स के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, यही करंट को लेकर आगे चल रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त कोलाइड करता है न्यूक्लियस के साथ। यहाँ पर बीच में हम ब्लू कलर के न्यूक्लियस ड्रॉ कर देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगा तो कोलिजन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कोलाइड करवाएं, हीट प्रोड्यूस होती है। तो सेम इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल इन एटम्स के साथ स्ट्राइक करेगा, न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ हम जितनी भी वायर्स या हमारे पास कोई बल्ब है, कोई फ़ैन है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, उसको थोड़ी देर ऑन करें तो उसके बाद वो हीटअप होना शुरू हो जाती है। उस हीटअप होने के पीछे एक ही वजह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मूवमेंट के दौरान ये कोलाइड करते हैं न्यूक्लियस के साथ, और किसी भी किस्म की कोलिजन हो हीट लाजमी तौर पर प्रोड्यूस होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो अप्लायंस, वो कंडक्टर, वो हीटअप होना शुरू हो जाता है। तो वो कितना हीट अप होगा, तो उसके लिए बुक पे एक फार्मूला लिखा है, वो हीट की वैल्यू होगी H = I²RT। असल में इस फार्मूले के पीछे भी कुछ ना कुछ बेसिक है। ये हीट है ना, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये फार्मूला कैसे और कहाँ से आया। तो हम यूँ कह देते हैं, हमने ये पढ़ रखा है पिछले टॉपिक्स में, W = QV। ठीक है। असल ये फार्मूला ये था, पोटेंशियल डिफरेंस में हम लिख रहे थे V = W/Q। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ W = QV। अब यहाँ पर W वर्क है, तो जितनी किसी बॉडी के पास एनर्जी होती है उतनी क्या होती है, हीट। और अब हम ये कह रहे हैं कि सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, हीट में। तो जितनी एनर्जी उतना, जितना वर्क डन उतनी क्या होगी, एनर्जी होगी। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एनर्जी = QV, क्योंकि कोई सिस्टम उतना ही वर्क कर सकता है जितनी उस सिस्टम के पास एनर्जी हो। नेक्स्ट अब इस Q और V की हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। मैं Q की वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करूँगा करंट का, I = Q/T। यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूँ, Q = IT, Q रिप्लेस हो जाएगा। दूसरी चीज़ है V, वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए हमने 10th में टॉपिक पढ़ा था ओम्स लॉ, V = IR। इसको भी रिप्लेस कर दें। तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें तो पुट करने पर हमारे पास आंसर आता है, एनर्जी = Q की जगह पुट हो जाएगा IT, एंड V को आप रिप्लेस कर देंगे IR से। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, E will be equal to I²RT। और चूंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हम इस एनर्जी को रिप्लेस कर देते हैं हीट एनर्जी से। हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू I²RT। द टोटल हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस R एंड टाइम T। रेजिस्टेंस R क्या चीज़, वो कंडक्टर जिसमें से करंट पास करवा रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस। T क्या चीज़ है, टाइम, कि आप कितनी सेकंड्स के लिए उसमें से करंट पास करवा रहे हैं, और I करंट की वैल्यू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द टोटल हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू
द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब इन तीनों चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, आई स्केयर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, आई स्केयर आर टी, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, दैट इज द एनर्जी हीट, हीट एनर्जी। और इसी चीज़ को हम चाहें तो हम चेंज करके भी फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला चेंज करके लिखने के लिए आप इस आई की वैल्यू पुट कर दें। आई की वैल्यू हम यूँ पुट करेंगे, ये हीट एनर्जी है जी, आई की वैल्यू हम यूँ पुट करेंगे जी, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी ओवर आर यहाँ पर पुट करें तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर स्केयर इंटू आर इंटू टी। इस आई को हमने रिप्लेस किया वी ओवर आर से, चूँकि ऊपर स्केयर है तो वी स्केयर ओवर आर स्केयर, एक आर स्केयर इस आर से कैंसिल, तो हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू वी स्केयर इंटू टी ओवर आर। तो ये इसका जी फॉर्मूला हो गया हीट एनर्जी के लिए। एक फॉर्मूला बुक का H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, दूसरा फॉर्मूला वी स्केयर टी ओवर आर। इस फॉर्मूले को सबसे पहले डिराइव किया था साइंटिस्ट थे जाउल, और यही वजह है कि हम फिज़िक्स में वर्क के यूनिट जाउल पढ़ते हैं। ये वर्क के लिए जो फार्मूला था ना W इज इक्वल टू क्यू वी, अगर आप इस W को रिप्लेस एनर्जी से ना करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो क्योंकि जितना वर्क उतनी एनर्जी, तो W इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। यही फार्मूला आप 10th क्लास फिज़िक्स में पढ़ के आते हैं, W इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो ये जो फार्मूला है ये असल में क्या चीज़ है, इस फार्मूले को हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जाउल्स लॉ। ठीक है, जाउल्स लॉ क्या चीज़ है कि जाउल्स लॉ किसी भी कंडक्टर में से जब हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने पर हीट प्रोड्यूस होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम टी। तो ये है जी करंट का पहला इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई पूछे कि कंडक्टर करंट पास करने पर क्यों गर्म हो जाता है, तो क्यों उसकी हीटअप हो जाता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। व्हेन करंट फ्लोज, व्हेन चार्जेस मूव थ्रू द कंडक्टर, दे कोलाइड with the nucleus of the atoms. When there is a collision, heat is produced. ये जब कभी भी collision हो, heat produce होगी. As a result of this collision, heat is produced. This is the heating effect of current. This heat energy will be equal to the product of square of current I, resistance R and time T. Next up current का दूसरा effect, magnetic effect। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हम पढ़ के आते हैं 10th क्लास फिजिक्स के अंदर, चैप्टर है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक में हमने ये बात सीखी थी कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा, हमें कैसे पता चलता है इस मैग्नेटिक इफेक्ट का, तो मैं यूँ कुछ कहना चाह रहा हूँ कि सपोज़ हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड। जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, फ्लो करते ही इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, दिस डायरेक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कि ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फोर्थ एंड सो ऑन, यूँ सर्कल्स की फॉर्म में होगा, और इस शेप को हम नाम देते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की एक फिक्स डायरेक्शन भी होगी और हर पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू भी होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा या कितना वीक होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट
द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट, कि जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा, करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। हमारे सेल फोन के चार्जर्स की जो वायर हैं उनमें मैक्सिमम जो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है ना, मॉडर्न सेल फोन्स की बात करें तो मैक्सिमम उनमें पोटेंशियल चल रहा होता है 5 वोल्ट्स का। अब 5 वोल्ट के अगेंस्ट जो करंट मूव कर रहा होता है इट्स अबाउट 2 एम्पेयर, 2.5, और बहुत मॉडर्न की बात कर लें 3 एम्पेयर से ऊपर करंट नहीं देखा अभी तक। अब तो उस वायर के अंदर क्या होगा, जो 3 एम्पेयर की वायर है उसमें चूंकि करंट की अमाउंट ज़्यादा है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। वो वायर जिसमें 1 एम्पेयर का या 0.5 एम्पेयर का करंट पास कर रहा है, जिस तरह आप छोटे फ़ोन्स यूज़ करते हैं, तो इन वायर्स के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा। सेम इसी तरह जो हमारे हाउस वायरिंग के अंदर वायर यूज़ होती है दैट हैज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स, इन केसेस के अंदर करंट की अमाउंट ज़्यादा है। करंट की अमाउंट ज़्यादा होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपनी रोड पर बाहर चले जाएं, देयर इज़ अ वायर दैट हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 11,000 वोल्ट्स, और अगर 11,000 वोल्ट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू ज़्यादा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर करंट ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ कि एक तो ये डिपेंड कर रहा है जी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर, दूसरा ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस फ्रॉम वायर, कि आप वायर से कितने दूर मेजर कर रहे हैं। मतलब डिस्टेंस ऑफ द वायर से मुराद ये आप इस पॉइंट पर हैं, आप पॉइंट नंबर 2 पर हैं, पॉइंट नंबर 3 पर हैं, पॉइंट नंबर 4 पे हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सिंबल पढ़ते हैं B, तो मैं यूं कह सकता हूं कि B इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, कि जैसे जैसे डिस्टेंस वायर से बढ़ता जाएगा B की वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरी चीज़ ये तो हो गई इस इक्वेशन के लिए, और अमाउंट ऑफ करंट की बात करें तो हम यूं कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और बात, B is directly proportional to I is directly proportional to B, इन दोनों बातों में फ़र्क है। फ़र्क ये है, यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पर इस बात का मतलब है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो करंट नहीं डिपेंड करता मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है कि करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये बात लिखना गलत है, टेक्निकली ये बात लिखना गलत है, लेकिन हम चूंकि इग्नोर करते हैं छोटी मोटी चीज़ों को, इसको बेसिकली जब आप बात करते हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये बात ज़हन में रखनी है कि जो पहले लिखा जाता है ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉरी ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, कि करंट होगा तो B होगा, करंट नहीं होगा तो B नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जिस अब ये ऐसी की गलती V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते वक्त की जाती है। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डिपेंड करता करंट पे, करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर इज द करंट, नॉट यू कैन से दैट्स लाइक कि जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। नो, करंट डेवलप किस वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डेवलप होता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर करंट डिपेंड करता है। तो इस बात को आप लिखेंगे कुछ यूँ, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बहरहाल इसको मज़ीद ओम्स लॉ में हम करेंगे, यहाँ पर ये बात जहन में आई तो एक्सप्लेन कर दी कि करंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो वो इस वजह से B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि जैसे जैसे करंट बढ़ता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट था कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे दो लोग थे। एक साइंटिस्ट का नाम एम्पेयर, जिसकी वजह से हमने करंट का यूनिट एम्पेयर रखा। दूसरे साइंटिस्ट इसके पीछे थे हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टर। ठीक है, ये दोनों नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं और मज़ीद इनका जिक्र इस बुक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एम्पेयर और दूसरे हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टर। नेक्स्ट चीज़,
नेक्स्ट, अगर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो, वो भी इसी टॉपिक में मेंशन है, अगर आपने इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आप इसी वायर को लूप्स में कन्वर्ट कर दें। जब आप इसको लूप में कन्वर्ट करेंगे तो तब हम इस चीज़ को नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। और इसी सोलेनॉइड के लिए दूसरा नाम लिखा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मैग्नेटिज्म के जितना ज़्यादा जब तक करंट होगा तब तक इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा। जैसे ही करंट स्विच ऑफ कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू दिस वायर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों? क्योंकि पहले वो वायर एक स्ट्रेट वायर है, अब आपने उस सारी वायर को कंबाइन करके इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी सारे का सारा एडअप हो जाएगा और एडअप होने के नतीजे में हमें स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड की लास्ट चीज़ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वो यूज़ राइट हैंड रूल। दो तरह के राइट हैंड रूल एप्लीकेबल हैं। स्ट्रेट कंडक्टर की बात करेंगे तो राइट हैंड रूल अलग है, सोलेनॉइड की बात करेंगे तो राइट हैंड रूल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं जी स्ट्रेट कंडक्टर की। स्ट्रेट कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करें। आपका थंब करंट की डायरेक्शन में हो, करंट अपवर्ड, थंब अपवर्ड, कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर इसी तरह मैं ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन बनती है मैग्नेटिक फील्ड की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया? अगर डाउनवर्ड हो, राइट हैंड रूल, आपके पास जो डायरेक्शन बनेगी वो किस तरह बनेगी, क्लॉकवाइज। ठीक हो गया? करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा हो क्लॉकवाइज। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं। एक बात और, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्यों लिया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखने की वैसे जो उसके पीछे भी एक कहानी है वो ये कि तमाम तर नेचुरल प्रोसेसेस जहाँ पर रोटेशन इन्वॉल्व है वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, 9 प्लैनेट्स में से 7 की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक हो गया? मूवमेंट ऑफ द सन, मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया? उसके बाद इवन खाना काबा के गिर्द तवाफ़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो इन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं जबकि क्लॉकवाइज को नेगेटिव, क्योंकि ज़्यादातर जो नेचुरल प्रोसेस हैं उन सब के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन्वॉल्व है। सोलेनॉइड का केस आ जाए तो सोलेनॉइड के अंदर हम किस तरह से फाइंड करते हैं? सोलेनॉइड में फाइंड करने के लिए करंट की डायरेक्शन में हमने रखनी है अपनी कर्लिंग फिंगर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट रोटेट कर रहा है, मतलब इसमें रिवॉल्व करेगा ना इन अ सेंस, क्योंकि ये कर्ल की फॉर्म में है, तो जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है हमारी फिंगर्स उस डायरेक्शन में होंगी और जिस साइड पर हमारा थंब होगा दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन हम यूँ ड्रॉ करें कि करंट हमारे से अवे इन अ सेंस मूव कर रहा है, तब हम ये कह सकते हैं, मतलब हम डायरेक्शन कुछ यूँ ड्रॉ कर दें, जब मैं इसको ग्रैस्प करूँगा विद माई राइट हैंड तो इसकी डायरेक्शन किधर बनेगी, मैं फिंगर्स को यूँ कर्ल करूँगा, थंब विल इंडिकेट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। और अगर करंट की डायरेक्शन ओपोजिट होती, इसको यूँ ग्रैस्प किया जाता, नॉर्थ पोल ओपोजिट फेस पर आ जाता। ये बातें भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोई फ़र्क नहीं है। सोलेनॉइड आप तब इसको नाम देते हैं जब तक आप इसमें से करंट पास नहीं कर रहे हैं, जनरली ऐसे ही होता है। और जब करंट पास कर देते हैं तब हम इसे क्या नाम दे देते हैं, हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देते हैं कि चलें जब तक करंट है तब तक ये मैग्नेट होगा। लास्ट और तीसरा इफेक्ट, करंट का तीसरा जो इफेक्ट है दैट इज़ आयोनिक इफेक्ट। इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि ये जब भी सॉल्यूशंस में से हम करंट पास करते हैं तो करंट सॉल्यूशन में से पास करते वक्त सॉल्यूशन को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की वजह से करंट फ्लो होना शुरू कर देता है। अब सपोज़ हमारे पास एक टैंक है, इस ट्रफ के अंदर हमने फिल करना है किसी भी किस्म का कोई लिक्विड और इसके अंदर हमने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव। अब
इन दोनों को कनेक्ट कर दें बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब एक करंट सेटअप हो जाएगा जिसकी मदद से इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरी प्लेट पे। दिस प्लेट will having negative charge, so it is known as cathode. The other plate will have positive charge, so it is known as anode. नेक्स्ट चीज़, इसके अंदर आपने किसी भी किस्म का सॉल्यूशन फिल करें, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करें। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट? अ सॉल्यूशन दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और which have an ability to form ions, and those ions will move towards the anode and cathode respectively according to their charge. If there is a positive charge, it will move towards the cathode, while the negative charged ions will move towards the anode. तो अब होगा यूँ कि कैथोड और एनोड की तरफ आयंस मूव करेंगे। सपोज अगर हमने इस सॉल्यूशन में यूज़ कर रखा है कॉपर सल्फेट, अगर हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा यूँ कि कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने पर Cu+2 बनाएगा, साथ SO4-2 बनाएगा। अब SO4-2 माइनस चार्ज है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। अब एनोड की तरफ जब SO4-2 मूव करेगा तो एनोड पे पहुंचते साथ एक रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो रिएक्शन क्या है जी? CuSO4 कॉपर सल्फेट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, Cu+2 प्लस SO4-2। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट सल्फेट आयन जैसे ही एनोड पर पहुंचेगा तो ये वहाँ पर ऑक्सीडेशन शो करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो SO4-2 ये जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, SO4+2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्शन कैरी होगा एट एनोड। और यहाँ पर एनोड के ऊपर क्या हो रहा है? ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जा रहे हैं। वेन एवर देयर इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर फिनोमेनन कौन सा होगा जी? ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट, दूसरे एंड पर यही इलेक्ट्रॉन्स इस कॉपर+2 को मिलेंगे। Cu+2 इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cu। इन दोनों को गेन करने के बाद, और ये रिएक्शन कहाँ पर होगा? दिस रिएक्शन विल हैपन एट कैथोड, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। और इसी प्रोसेस को यूज़ करके, करंट के इसी आयोनिक इफ़ेक्ट को यूज़ करके हम प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल्स करते हैं। कि मेटल को प्योर करना हो तो उसके लिए ये तरीक़ेकार 9th क्लास केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी आपने इसको पढ़ा, प्योरीफिकेशन। नेक्स्ट इसके अंदर हम एक और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हम कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हम इसी फिनोमेनन पूरे को यूज़ करके यहाँ पर करंट की मदद से हम कोटिंग भी कर सकते हैं। कि एक मेटल की कोटिंग किसी दूसरी मेटल के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, के इलेक्ट्रिक मेथड यूज़ करके एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसको भी किया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगी इस टॉपिक की बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस ना होने के बराबर, लॉन्ग शॉर्ट MCQs तीनों हवालों से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है। हाँ, कभी कभार हीटिंग इफ़ेक्ट चूँकि वो छोटा है या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को डिस्कस कर लिया जाता है, लेकिन मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की इंपॉर्टेंस भी ख़त्म हो जाती है जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे। क्यों? नेक्स्ट चैप्टर सारे के सारे हैं ही मैग्नेटिज्म पे 2 चैप्टर्स। तो उसके बाद वो जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट वाला एक छोटा सा टॉपिक हमने किया, वो आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि वो किसी टॉपिक का हिस्सा भी है यहाँ पर। तो इस वजह से इस टॉपिक की ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये पोर्शन, ये वाला जो आयनिक वाला पोर्शन है, ये आपने
कवर किया केमिस्ट्री के अंदर, मैग्नेटिक अगले 2 चैप्टर्स में कवर हो जाना है, हीट का भी जो है वो भी आपने पहले पढ़ रखा है जाउल्स लॉ के नाम से, तो इस वजह से इस टॉपिक की ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, जो सोर्सेज ऑफ करंट हैं वो आपने ज़रूर याद रखने हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पूछे जाते हैं, ये नहीं कि इसको आपने याद ही नहीं अब करना। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर फिर भी ये पूछा जा सकता है इसकी कितनी लेंथ है, लेकिन जनरली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है कि इसको पूछा नहीं जाता। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।